न्यूक्लियस। तो जैसे हमने पढ़ा कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में यह स्टैब्लिश हो गया कि एटम जैसी कोई चीज होती है और दुनिया में सब चीज एटम से बनी होती है। तो फिर लोगों ने एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, यह जानने की कोशिश की। तो लोगों को यह पता चला धीरे धीरे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज होती है। तो फिर लोगों को यह क्यूरियोसिटी हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या फिजिक्स चल रही होती है। तो बहुत जल्दी ही साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। बहुत एग्रेसिव रिसर्च हुई न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे जो रिसर्च हुई, न्यूक्लियस के बारे में जो पता किया गया, उसका मानव जाति पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ा, अच्छा भी और बुरा भी। बुरा असर ऐसे कि न्यूक्लियस की फिजिक्स के हेल्प से लोगों ने एटम बॉम्ब बनाए, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई दुनिया में। लेकिन उसी फिजिक्स के हेल्प से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए गए, जिसके हेल्प से आज दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी की कमी चल रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर की दुनिया क्या होती है और वो किस फिजिक्स पे चलती है। इट विल बी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। तो जैसा हमें पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली साथ में न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। फिर न्यूट्रॉन का जो मास होता है, दैट इज गिवन बाय दिस। प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का मास, दैट इज गिवन बाय दिस am। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ध्यान दें, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है थोड़ा सा प्रोटॉन के मास। जनरली कई बार हम इनका मास सेम ले लेते हैं, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी डिस्कवरी पहली बार जेम्स कैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन 1932। उन्होंने ये देखा कि बेरिलियम एलिमेंट पे जब हीलियम बम्बार्ड किया गया, हीलियम, तो उससे चार्जलेस पार्टिकल्स निकल रहे थे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था। तो उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और फाइनली इन छोटे छोटे चार्जलेस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन्स रख दिया। तो न्यूट्रॉन्स को खोज करने का क्रेडिट जेम्स कैडविक को जाता है और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1935। एटॉमिक नंबर, किसी न्यूक्लियस के लिए हम एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं जिसको सिंबल Z से लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर 5 प्रोटॉन है तो बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज 5, उसको Z से डिनोट करेंगे। वैसे ही हम मास नंबर डिफाइन करते हैं जिसको A से डिफाइन करते हैं, A सिंबल यूज करते हैं उसके लिए। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं टोटल, तो बोलेंगे उसका मास नंबर 10 है। जैसे हीलियम को इस तरीके से लिखते हैं, यहां नीचे जो है, नीचे वो Z है और ऊपर जो है वो A है। तो इसका मतलब है कि हीलियम का Z 2 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। हीलियम का A 4 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है। तो सिंपल डिनोशन है, आपको पता ही होगा। फिर और कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटोरियम है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उनमें प्रोटॉन्स सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स जो होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जो होते हैं, दो अलग न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स बोला जाता है, आइसोटोप्स। फिर आप इसको देखें, हाइड्रोजन को और ये हीलियम को, इसको देखें, इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है। देखो, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो सम है, सम वो सेम है। आप देखें, यहां पर भी 3 लिखा हुआ, यहां भी 3 लिखा। तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। फिर आइसोटोन जैसी चीज होती है। आइसोटोन क्या होता है, जैसे आप देखें ये मरकरी और ये गोल्ड, ठीक है। इसमें आप देखिए P डिफरेंट है, 80 एंड 70 में, लेकिन आप पाएंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ऐसी चीजों को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे आप देखिए दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कैसे पता चलेगा? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोटोन है और ये नंबर ऑफ प्रोटोन है। तो आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कैसे निकलेंगे इस केस में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 1 1 8 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 1 8 आ जाएगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है लेकिन प्रोटोन अलग थे, न्यूट्रॉन सेम, प्रोटोन डिफरेंट। ऐसे चीजों को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स अगर वो फ्री होने का मतलब नॉट इनसाइड न्यूक्लियस। तो अगर प्रोटॉन्स फ्री हो
तो भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो स्टेबल होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स अगर फ्री हो तो वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो टूट जाते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। वो टूट के, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और ये चीज बनाता है जिसको हम डिटेल में भी और इस चैप्टर में आगे देखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। मतलब एक एनालिसिस में आपको समझाऊं, अगर एटम एक क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा होता, एटम अगर क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा होता, तो न्यूक्लियस जो है उसमें एक शुगर ग्रेन की तरह होता, एक शुगर ग्रेन की तरह। तो आप सोचें कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अब न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले तो रदरफोर्ड गोल्डफॉर एक्सपेरिमेंट में पता चला था। अपने गोल्डफॉर एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह गेस किया था कि एटम के सेंटर पे एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, एक बहुत छोटी सी चीज होती है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो अब पॉइंट ये था कि इस न्यूक्लियस की कितनी साइज होती है एग्जैक्टली। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा से इस न्यूक्लियस की साइज को गेस किया था, हालांकि वो उतना एक्यूरेट नहीं था। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे न्यूक्लियस का एक्यूरेट साइज पता चला। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए, और इस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आया उसके हेल्प से न्यूक्लियस की साइज पता चल सकी। तो पता चला कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का रेडियस वो इतना होता है। वे R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.2 फेम्टोमीटर, और ये ए जो है, ए है, इट इज मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब देखिए दिस इक्वेशन लुक्स सेंसफुल, क्योंकि ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो ये मास नंबर ज्यादा होगा, और मास नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। सही है ये बात तो, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा, तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। सही है। तो अगर हम यहां से डेंसिटी निकालें न्यूक्लियस की, तो दैट विल मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो मास नंबर होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। आर के जगह पे इस इक्वेशन का हेल्प से हम ये क्वांटिटी रख देंगे। ठीक है। अब देखें ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो बची वो तो कांस्टेंट्स है। अब देखो 4/3 पाई r0 ये सब कांस्टेंट है, तो उनकी हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेंसिटी इतनी आ जाती है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है या नोटिस करने वाली है कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब देखो ए यहीं पे कट गया था, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मतलब किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस लो, सबके लिए ए अलग अलग होगा, बट फिर भी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी डेंसिटी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेंसिटी इज वेरी हाई। वो तो आप देखो बहुत ज्यादा है डेंसिटी, 10⁻17, बहुत ही ज्यादा होती है डेंसिटी। न्यूक्लियर फोर्स देखें, एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स फैले हुए अंदर, वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। क्यों रिपेल कर रहे होंगे? क्योंकि सब पॉजिटिवली चार्ज है। तो अंदर जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर उनको तो दूर चला जाना चाहिए और ये न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये न्यूक्लियॉन्स जो है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब साथ में बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा कैसे होता है? फिर उसके लिए ये न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ये ग्राफ देखें आप, ये किस चीज का ग्राफ है? सपोज करो हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है। ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास पास, तो उनके बीच में एक अलग टाइप का फोर्स लगता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, और किसी भी फोर्स से रिलेटेड, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, ऐसा आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, F रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड U रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका ग्राफ है। देखें आप, एक्स एक्सिस पे R प्लॉट किया जा रहा है, दिस डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो देखें यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और फिर इस पॉइंट के बाद बढ़ रही है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। और इस रीजन में जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सबसे पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि इफ R इज लेस देन R0, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव होता है। बट इफ R इज ग्रेटर देन R0,
देन द न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव। सही है। देखिए दूसरा पॉइंट देखें, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको यह पता चलेगा कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट विल बी गिवन बाय स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है। तो इस अट्रैक्टिव रीजन को आप देखें, उसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें स्लोप ज्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो भी ज्यादा होगा। इस वाले पार्ट में आप देखें स्लोप जो है इस ग्राफ का वो ऑलमोस्ट जीरो टाइप हो गया, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हम बोल सकते हैं वो सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए ही लगा है, इस डिस्टेंस के बाद तो स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, तो फोर्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। शॉर्ट रेंज बोलने का मतलब है कि थोड़ी सी दूरी तक के लिए ही ये फोर्स लगता है, मतलब इन न्यूक्लियस के बीच में अगर दूरी कम होगी तभी ये न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अगर ये दूरी ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या मतलब इसका? उसका मतलब एक तो यह कि जो बातें अभी तक हमने की और जो ग्राफ हमने देखा वो न्यूट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है और प्रोटॉन्स के लिए भी। तो मैं डिस्क्राइब करता हूं, जैसे कि आप सपोज करें हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब अगर हम सिचुएशन को चेंज करें और हमारे पास दो प्रोटॉन्स हों सेम डिस्टेंस पे, तो उन पे भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जितना इस न्यूट्रॉन पे लग रहा था। तो वही मैं बोल रहा था कि न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं देखता कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करता है। तो इस पे जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स यहां लग रहा होगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो उतने ही दूरी पे, तो उन पे भी अट्रैक्शन फोर्स सेम ही लगेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स सेम तरीके से ट्रीट करता है। तो अब क्या होता है कि हमने बात की थी कि ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होता है इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, और उनके बीच में डिस्टेंस ऐसी होती है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये प्रोटॉन्स दूर जाना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के कारण सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होता है, अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन होता है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्शन से बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण सारे न्यूक्लियॉन्स नेट अट्रैक्शन फील करते हैं एंड दे रिमेन बाउंड। बाइंडिंग एनर्जी, तो जैसा हमने देखा है कि एक न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियॉन्स बाउंड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। तो आप सोचो अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना होगा, सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है मुझे, तो मुझे खींच के इनको अलग करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी इनको अलग करने के लिए, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फार अपार्ट। सबको अलग करने में जितनी एनर्जी में देनी पड़ेगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यहां पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हालांकि यही टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। मतलब मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को जितने न्यूक्लियॉन्स यहां पे है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस है कि सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने में, सबको अलग अलग करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर मैं सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को पकड़ लूं, इसको बाहर निकालूं, सिर्फ एक को बाहर निकालूं, तो इस एक को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये ग्राफ देखें आप, ये किस चीज का ग्राफ है? एक्स एक्सिस पे मास नंबर प्लॉट किया गया, मास नंबर, और वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब इधर जब हम जा रहे हैं तो ए बढ़ रहा है, आप देखिए पहले 50 है, फिर 200 है। इसका मतलब है कि यहां पे न्यूक्लियस हमारे पास छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे। तो इधर जाने का मतलब ए बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ा रहे हैं हम। जब न्यूक्लियस का साइज चेंज कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी चेंज हो रही है एज पर दिस ग्राफ। आप देखें जैसे यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कम है और यहां पे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, इसका मतलब एक न्यूक्लियन को निकालना बहुत आसान होगा। यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, ज्यादा, इसका मतलब यहां पे अगर हम एक न्यूक्लियन को निकालेंगे
तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ मतलब है। अब आप देखें कि इसमें एक जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड है शुरू में, हालांकि बीच में कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा फ्लैटिश टाइप का कर्व आता है, कुछ देर तक तो बहुत ही फ्लैटिश है, फिर थोड़ा डिक्रीज होने लगता है, लेकिन डिक्रीज भी बहुत जल्दी नहीं होता है। तो ऐसा एक ट्रेंड है इसका। खास करके ये जो रेंज आप देखें 30 से लेके 170 वाली, इसमें बाइंडिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश, हालांकि इसके बाद भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा नेचर क्यों आता है वो हम थोड़ा ब्रीफली देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है इन जनरल, उसका क्या रीजन है। तो जैसे देखो, सपोज करो मेरे पास एक छोटा न्यूक्लियस है तो उसमें 2 न्यूक्लियन है, बड़ा है तो उसमें थोड़ा बड़ा है तो 3, फिर और बड़ा किया तो मैंने 4, ऐसे हम न्यूक्लियस का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। देखो ये न्यूक्लियन को अगर आप निकालना चाहोगे तो वो इजी होगा क्योंकि सिर्फ एक ही न्यूक्लियन उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये न्यूक्लियन आप निकालना चाहोगे तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि 2 न्यूक्लियन इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये न्यूक्लियन आप निकालना चाहोगे तो और डिफिकल्ट होगा क्योंकि 3 इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तब देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे ए बढ़ रहा है, न्यूक्लियन को निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। डिफिकल्ट हो रहा है मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। तो वही हो रहा है ऑन जनरल। अब हम देखेंगे कि यहां पे जो फ्लैटिश है कर्व, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है। तो उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि सपोज करो आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, अब आपने उससे भी एक बड़ा न्यूक्लियस लिया और बड़ा, तो इसमें न्यूक्लियंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब ए ज्यादा होगा, ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं किसी एक न्यूक्लियन की बात करूं से यहां पे इस न्यूक्लियन की, तो हमने ये बात की कि बाकी के जो न्यूक्लियंस होंगे वो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिस कारण ये बाउंड होगा। बट अब याद करें कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज होने का क्या मतलब है कि एक न्यूक्लियन आप यहां ले लो और एक न्यूक्लियन यहां ले लो, तो हो सकता है ये इतने दूर हो कि इनके बीच में तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ पास वाले न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। तो एक बड़े न्यूक्लियस में क्या होगा, अगर आपने ये न्यूक्लियन लिया तो इसको सिर्फ अपने पास से कुछ न्यूक्लियंस का ही अट्रैक्शन फील होगा। तो इनके होने से इस पे अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये दूर है तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतने न्यूक्लियंस ही इसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस भी ले लिया तो उसमें भी अगर मैं वही न्यूक्लियन कंसिडर करूं तो इसको तो बस पास से कुछ न्यूक्लियंस का ही अट्रैक्शन फील होगा, बाकी इसके लिए बेकार है। तो अब देखिए इन दोनों सिचुएशन में इस न्यूक्लियन को ऑलमोस्ट सेम अट्रैक्शन ही फील होगा। हालांकि इसमें ज्यादा न्यूक्लियंस है लेकिन वो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं रहे बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, सही है ना। तो इसलिए क्योंकि दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो ये जो फेनोमेना होता है इसको जनरली सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, पहले आप न्यूक्लियस की साइज जब बढ़ा रहे थे तो एक न्यूक्लियन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि साइज बढ़ाने पे किसी एक न्यूक्लियन पे अट्रैक्शन फोर्स सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब हम देखें कि जब हम इधर जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पॉइंट थोड़ी थोड़ी सी कम होती है। वो क्यों होते हैं, क्यों होता है वो हम देखेंगे। सो उसका रीजन आप देखें आसान सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों केसेस में जो न्यूक्लियन है उस पर सेम अट्रैक्शन लग रहा है, सेम अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियंस हैं वो तो इस पे न्यूक्लियर फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं, ये जो न्यूक्लियंस है ये ज्यादा है लेकिन इस पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पा रहे। लेकिन अब क्या होगा, आप जरा देखें कि इन न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इधर कम प्रोटॉन्स होंगे और इधर ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। और ये न्यूक्लियन अगर हमारा प्रोटॉन हुआ तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये प्रोटॉन्स इसको ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि ज्यादा है वो नंबर में, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो लॉन्ग रेंज होता है एक्चुअली, लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो भले ये प्रोटॉन बहुत दूर है तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा पाएगा। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस बड़े न्यूक्लियस में क्या हुआ है कि प्रोटॉन का रिपल्शन ज्यादा है, जिसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ग्राफ में जब इधर आ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, मतलब साइज बड़ा हो रहा है। अब देखिए साइज बड़ा हो रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी कम हो रही है, कम हो रही है। मास डिफेक्ट,
तो सपोज करो ये 4 न्यूक्लियॉन्स है मेरे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसे बहुत दूर दूर है, एक चाइना में, एक पाकिस्तान में, एक अमेरिका में, एक स्पेन में, चारों को ला के हम इंडिया में एक न्यूक्लियस बना देते हैं उनसे, ठीक है। इन चारों का कंबाइंड मास, टोटल मास m1 है। फिर इस न्यूक्लियस को मेजर किया गया तो उसका मास m2 आया। तो आपको क्या लगता है m1 m2 में से कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा या बराबर होंगे, क्या लगता है आपको? नॉर्मली कॉमन सेंस तो ये बोलेगा कि यार दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि पहले ये अलग थे तो क्या हुआ, मास तो सेम ही रहना चाहिए, चाहे वो अलग हो या फिर साथ हो। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है कि इनका मास सेम नहीं होता है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है, m1 इज ग्रेटर। जब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा देखा तो परेशान हो गए कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब मास चेंज कैसे हो गया, मतलब साथ में लाइन को तो मास कम कैसे हो गया। तो फिर आइंस्टीन ने इसका सॉल्यूशन दिया। आइंस्टीन ने अपनी पॉपुलर इक्वेशन दी, E इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। कई बार यहां पे डेल्टा नहीं भी लिखते हैं बट मीनिंग सेम ही है। तो आइंस्टीन ने बोला कि देखो क्या हो रहा है कि ये जो मास कम हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी। कहने का मतलब है यहां पे कि यहां पे एनर्जी बन रही है कितनी, m1 माइनस m2 c स्क्वायर, इतनी एनर्जी बन रही होगी। तो ये एक नई थ्योरी थी आइंस्टीन की कि मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास से एनर्जी बनाया जा सकता है, एनर्जी से मास। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि मास कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मास कहां गया, कहां गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वैसे अगर मुझे इस रास्ते जाना होगा, मतलब इससे ये बनाना होगा, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो है वो मास बनाएगी, जिसके कारण टोटल मास ज्यादा होगा। तो दिस वाज अ न्यू थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, जिसमें एनर्जी मास कंजर्वेशन की बात की जाती है। तो यहां पे जो मास में चेंज आ रहा है डेल्टा m, दैट इज m1 माइनस m2, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। दिस इज मास डिफेक्ट, नाम से क्लियर है इसका मतलब। और ये मास का एनर्जी बनना बहुत रेयर नहीं है, ये होता है और भी जगहों पे। जैसे ये सिचुएशन देखें आप, नॉर्मल सी सिचुएशन है जिसमें 1 kg वाटर को हीट किया जा रहा है, उसको 100 जूल की एनर्जी हमने दी। तो आप देखें आइंस्टीन की थ्योरी क्या बोलती है कि हमने एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी, मतलब इस वो एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका मास बढ़ जाएगा। कितना, E इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। तो एनर्जी जो हमने दी जो 100 है, और डेल्टा m c स्क्वायर विल बी 9 to 10 to the power 16। तो यहां पे मास जो बढ़ेगा एनर्जी देने पे, दैट विल बी 100 डिवाइड बाय 9 to 10 power 16। तो इतना मास जो है वाटर का बढ़ जाएगा। बट द पॉइंट इज दिस क्वांटिटी इज सो स्मॉल, इतनी छोटी क्वांटिटी है कहीं पता ही नहीं चलेगा। अब देखो नीचे 10 to the power 16 है, तो यहां पे वाटर का मास बढ़ेगा लेकिन इतने कम अमाउंट से बढ़ेगा कि कोई मतलब ही नहीं, उसका कभी पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जो एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं, उनमें भी मास कन्वर्ट होता है, लेकिन वो पता इसलिए चलता है क्योंकि मास का चेंज बहुत कम होता है। बट जब न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं तो हम अचानक से इस मास के चेंज की बात क्यों करने लगे, क्योंकि न्यूक्लियस का तो खुद मास इतना कम होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का खुद मास इतना कम होता है कि उनमें ये छोटा सा चेंज इन मास भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, ये जो मास का चेंज होता है थोड़ा सा ही हो रहा हो पर ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। यहां एक और कॉन्सेप्ट देखें आप, पहले ये सिस्टम बाउंड नहीं था, अब ये सिस्टम बहुत बाउंड हो गया है, बाउंड हो गया है, और बाउंड होने पे इसका मास क्या हो गया है, मास कम हो गया है, कम। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इफ अ सिस्टम is more bound, mass is lesser। ठीक, अगर सिस्टम ज्यादा बाउंड है तो उसका मास जो है वो कम होगा, मास कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अभी कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल देखें आप, इसमें क्या हो रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अभी अलग अलग है, सब बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, फ्री है सब, उनको मिक्स करके एक हीलियम बनाया हमने, ठीक है। तो अब आपको बताना कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई होगी या एनर्जी हमने सप्लाई की होगी, क्या हुआ होगा। देखिए आप, पहले सिस्टम फ्री था, अब ये सिस्टम बाउंड हो गया है, बाउंड। तो अगर ये सिस्टम बाउंड हो गया है तो जैसे मैंने आपको बताया, बाउंड होने का मतलब है कि मास कम हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम का जो मास है वो कम हो गया होगा, कम हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बाउंड सिस्टम बना मतलब मास कम हो गया, कम। तो मास कम हो गया तो वो कहां गया मास, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे कि मास कम हुआ है तो कम होकर वो एनर्जी बनाई है उसने, तो एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में आप देखें,
यहां पे सपोज करो ये एक न्यूक्लियस था मेरे पास, ठीक है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों है, बाउंड है नहीं, बाउंड। अब वो सब अलग अलग हो गए, 50 प्रोटॉन्स अलग अपना बन गए और 70 न्यूट्रॉन्स अलग हो गए, सब अलग हो गया। अब बताना एनर्जी रिलीज हो गया, सप्लाई होगी। अब देखो ये जो सिस्टम बना है वो तो लेस बाउंड है, नॉट बाउंड, ये बाउंड नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम जितना बाउंड होता है मास उतना कम होता है, कम। तो अगर सिस्टम बाउंड नहीं है तो मास क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, सिस्टम का मास बढ़ गया होगा। मास बढ़ गया होगा मतलब मास कहां से आया होगा, बढ़ के कहां से मास आया, जरूर हमने एनर्जी सप्लाई की होगी, और जो हमने एनर्जी सप्लाई की है वो मास में कन्वर्ट हुआ है, जिसके कारण मास बढ़ा है, तो यहां पे एनर्जी हमने सप्लाई की होगी, ऐसा कुछ। लेट्स डू दिस सिंपल न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं। क्या है कि 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन जो अलग अलग थे सारे, वो कंबाइन होकर एक हीलियम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपको बताना है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या लगता है आपको, एनर्जी रिलीज हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। देखो ये जो सिस्टम है ये बाउंड सिस्टम है, तो जैसा मैंने आपको बताया बाउंड सिस्टम का मास क्या होता है, कम होता है, कम। इसका मास कम है, तो कम है तो मास कहां गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वही एनर्जी कितनी बनी यही हमें बताना है। तो उसके लिए आपको हीलियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबका मास भी दिया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो हम आइंस्टीन की इक्वेशन निकाल लगाएंगे, E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम विल बी 2 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो विल गेट 0.008, इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, दिस मच AMU इंटू सी स्क्वायर। AMU इसलिए क्योंकि सारी डेटा जो है वो AMU में दिया हुआ है, तो यूनिट AMU है। अब आप देखें तो देखा जाए तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनर्जी निकल गई है, ठीक है, बट अभी थोड़ा इसमें यूनिट की प्रॉब्लम है। ये AMU में मुझे एनर्जी जूल में निकालनी है, ऐसा यूनिट में, तो इस AMU को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो उसको करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो अब ये केजी में आ गया, केजी में, ठीक है। लेकिन अब सी स्क्वायर जो है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 16, ऐसा हो गया। नाउ दिस इज इन जूल, ये ऐसा यूनिट में आ गया। लेकिन क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में एनर्जी को जूल में हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए एनर्जी को जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैंडल किया जाता है। तो अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। इस क्वांटिटी डिवाइड करने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। तो आप देखिए ये जो पूरा काम हमने किया है वो हर न्यूमेरिकल में करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली मास आपको AMU में ही दिया होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे मास AMU में दिया होता है। तो मास AMU में दिया होगा तो हमेशा आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, सी स्क्वायर से हमेशा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर आंसर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया होगा तो ये भी करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है जो आएगा हमेशा ही, उसको हम याद कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 0.008 इंटू, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ। तो ये जो चीज आई है वो आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप कैलकुलेशन में कभी भी ना फंसे। तो ओवरऑल जो एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये तो फॉर्मुला ही। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एम को AMU में लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 931.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। जैसे छोटा सा चीज बताया आप मुझे कि सपोज कोई एक ये न्यूक्लियस है, उसमें 10 न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 दी हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टूटा और इससे 2 न्यूक्लियंस बनाए हमने, और इसमें 5 न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये बताओ कि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई होगी, एनर्जी लिबरेटेड हुई होगी या सप्लाइड हुई होगी, सप्लाई की गई होगी या लिबरेट। अब देखो बड़ा सिंपल है ये भी। आप देखें कि बाद में जो न्यूक्लियंस बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है पहले से, ठीक है, पहले कम थी। तो बाद में जो न्यूक्लियंस बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब ये जो न्यूक्लियंस है वो ज्यादा बाउंड है, मोर बाउंड। तो अगर ये ज्यादा बाउंड होंगे कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा बाउंड है, यानी कि इनका जो मास होगा वो क्या होगा, कम होगा, मास कम होगा। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा बाउंड सिस्टम मतलब मास कम। तो इनका मास कम है, पहले मास ज्यादा है मतलब बाद में मास कम है। तो मास कम है तो कहां गया वो मास, तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट, मास एनर्जी बना मतलब एनर्जी लिबरेट होगी, लिबरेट। रेडियो एक्टिव डीके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मेनली इसलिए पढ़ा ताकि ये अच्छे से समझ में आए। देखो क्या होता है इसमें, ये जो ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ये हमने देखा है।
इसमें बहुत इधर वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको जनरली अनस्टेबल माना जाता है। अनस्टेबल मतलब इधर वाले न्यूक्लियाई मतलब जिनका ए बहुत ज्यादा होता है उनको जनरली अनस्टेबल माना जाता है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम देख सकते हैं। जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है और लार्ज न्यूक्लियस है, ये लार्ज इधर वाला, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। सपोज करो एज पे एक न्यूक्लियन हमने कंसीडर कर लिया, एज पे, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियन के साथ प्रॉब्लम होती है थोड़ी। क्या प्रॉब्लम होती है कि इसको सिर्फ पास के न्यूक्लियॉन्स का ही अट्रैक्शन फील होता है, सिर्फ पास के न्यूक्लियॉन्स का ही अट्रैक्शन फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज, जिसके कारण इन न्यूक्लियॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स इस पे नहीं लगता है। बट अगर ये न्यूक्लियन प्रोटोन है तो एक और प्रॉब्लम होती है कि यहां पे जो प्रोटॉन्स होंगे, यहां पे दूर में जो प्रोटॉन्स होंगे उनका अट्रैक्शन तो इसमें नहीं लग रहा होगा न्यूक्लियर फोर्स वाला, लेकिन हाँ इनका रिपल्शन जरूर लग रहा होगा इस पे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, वो दूरी से भी लग सकता है। सो आप देखिए क्या हो रहा है यहां पे, इसको अट्रैक्शन सिर्फ कुछ लोग का ही फील हो रहा है, लेकिन रिपल्शन जो है वो दूर के प्रोटॉन्स का भी फील हो रहा है। फिर भी खैर ओवरऑल इस पर अट्रैक्शन ही होता है, ओवरऑल इस पर अट्रैक्शन ही होता है। अगर नहीं होगा तो ये चला ही गया होता। तो ओवरऑल इस पर अट्रैक्शन ही होता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो कम लोग का ही न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है अट्रैक्टिव, बट फिर भी वो ओवरऑल ज्यादा होता है, ठीक। बट इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू बीच वाले न्यूक्लियॉन्स। इस पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि अट्रैक्शन कुछ लोग का ही लग रहा है और रिपल्शन दूर से भी लग रहा है। तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, वीक, जिसके कारण क्या होता है कि पेरीफेरी वाले जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जिसके कारण ये बड़े न्यूक्लियस थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, आसानी से निकल सकता है क्योंकि इससे बहुत सारा न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई सच न्यूक्लियॉन्स विथ लार्ज मास नंबर आर जनरली अनस्टेबल। सो साइंटिस्ट लोगों ने 82 ऐसे न्यूक्लियस आइडेंटिफाई किए हैं जिनको अनस्टेबल माना जाता है। मतलब अनस्टेबल मतलब वो आसानी से टूट सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, और ऐसे 82 न्यूक्लियस को अनस्टेबल माना गया। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं, लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ये कई बार क्या करते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना लेते हैं, स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियाई। छोटे वाले जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट के छोटा स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। तो ये जो प्रोसेस है कई तरीके से होता है, कई टाइप का होता है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सो अल्फा डीके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है रेडियो एक्टिव डीके का। जैसे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ये भी है। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि यूरेनियम है, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये टूट के थोरियम बना रहा है और एक हीलियम बना रहा है। ये जो हीलियम है इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल कोई नई चीज नहीं होती है। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इसको हम अल्फा डीके बोलते हैं। मतलब अल्फा डीके ऐसा डीके जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई बड़ा न्यूक्लियाई टूट के छोटे न्यूक्लियस बनाए और उसमें से एक हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल होना चाहिए। जैसे आप देखो ये भी, इसमें ये बड़ा सब्सटेंस है, बड़ा न्यूक्लियस है, ये छूट के एक छोटा न्यूक्लियस बना रहा है और एक और न्यूक्लियस बना रहा है जो कि अल्फा पार्टिकल है। तो ऐसे रेडियो एक्टिव डीके को हम अल्फा डीके बोलते हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल बन रहा हो। तो अल्फा डीके की जनरल इक्वेशन कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारे पास AZ, वो टूट रहा है तो एक तो वो हीलियम बनाएगा मतलब अल्फा पार्टिकल, और दूसरा सब्सटेंस वो जो बनाएगा उसमें आप देखें दो प्रोटॉन्स कम होंगे क्योंकि दो हीलियम के पास चले गए, तो हीलियम के पास चले गए, तो यहां पे पास Z-2 होगा। यहां पे क्या होगा A-4। क्यों? क्योंकि हीलियम 4 न्यूक्लियॉन्स ले गया है, तो इसके पास 4 न्यूक्लियॉन क्या होंगे, कम। जनरल इक्वेशन ऑफ एनी अल्फा डीके। अब अल्फा डीके में क्या होता है कि सपोज करो आपके पास यूरेनियम का ढेर पड़ा है, मतलब यूरेनियम का मान लो अल्फा डीके हो रहा है, तो आपके पास यूरेनियम का ढेर पड़ा हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अचानक ये रिएक्शन हो जाए और पूरा का पूरा यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मतलब यूरेनियम रखा हुआ है किसी कोने में, ठीक है, मान लो उसके 1000 न्यूक्लियाई हैं। आप अगर 5 दिन बाद आओगे, 5 दिन बाद, तो हो सकता है कि आपको थोड़े से कम न्यूक्लियाई मिले, मतलब ज्यादातर यूरेनियम मिले, थोड़ा सा थोरियम बन गया उससे और अल्फा पार्टिकल। आप 1 महीने बाद आओ तो और यूरेनियम कम हो गया हो और ज्यादा थोरियम बन गया हो। आप 1 साल बाद आओ तो यूरेनियम और कम हो गया हो और ज्यादा थोरियम बन गया हो। तो ऐसा होता है,
मतलब टाइम के साथ साथ यूरेनियम टूटता जाता है और थोरियम और अल्फा पार्टिकल बनता जाता है। इस तरीके से कुछ कहानी होता है। जैसे टाइम बीतता जाता है, ज्यादा यूरेनियम टूटता जाता है और ज्यादा थोरियम बनता जाता है। इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए आप एक एनालॉजी ले सकते हैं। सपोज करो कि एक आइलैंड है, कोई आइलैंड है, उस पर दुनिया के जितने भी 80+ लोग हैं उन सबको डाल दिया गया, सारे 80+ लोग, ठीक है, सब मरने के कगार में। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि धीरे धीरे लोग इसमें मरने शुरू होंगे, जिसके कारण लोगों का नंबर कम हो जाएगा। वैसा ही कुछ यहां भी हो रहा था कि यूरेनियम के बहुत सारे न्यूक्लियाई ये सब अनस्टेबल है, जैसे यहां पे 80+ लोग अनस्टेबल है, तो ये यूरेनियम धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वैसे ये लोग भी धीरे धीरे टपकते जाएंगे। बट क्या तो, लेकिन एकाएक सब नहीं टपक जाएंगे। कुछ दिन बाद आओगे तो थोड़े से लोग टपक गए होंगे, थोड़े दिन और बाद आओगे तो कुछ और लोग ज्यादा टपक गए होंगे, ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब जैसे यहां पे ये पॉसिबल नहीं है बताना कि कौन आदमी पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल बताना। हाँ, सब जाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन कौन एग्जैक्टली कब जाएगा, कौन किससे पहले जाएगा, ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसा यहां पर भी होता है कि सारे यूरेनियम धीरे धीरे करके टूटेंगे, लेकिन कौन कब टूटेगा एग्जैक्टली ये बताया नहीं जा सकता। कौन सा न्यूक्लियस पहले टूटेगा, कौन सा न्यूक्लियस बाद में टूटेगा, ये नहीं बताया जा सकता। सेम होता है बिल्कुल फंडा। तो यहां पे चीजें प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, मतलब हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि यही आदमी मरेगा। प्रोबेबिलिटी है कि ये आदमी मरेगा, लेकिन फिक्स नहीं है। वैसे ही कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है, वो एग्जैक्टली कब डिके करेगा ये नहीं बताया जा सकता, करेगा ये बस पक्का है। क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। इस टर्म की हम बात करते हैं। तो जो अल्फा डीके है वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस चेंज हो रहा हो, तो अल्फा डीके में तो क्लियरली न्यूक्लियस चेंज होता ही है, इसलिए वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। उसके लिए हम क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू जैसी चीज की बात करते हैं। क्या होता है ये? क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से क्यू वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अल्फा डीके की रिएक्शन है, तो इसके लिए हम क्यू फैक्टर कैसे लिखेंगे? राइट, इनिशियल मास मतलब मास ऑफ यूरेनियम माइनस फाइनल मास मतलब इन दोनों का कंबाइंड मास, दैट विल बी मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम इनटू सी स्क्वायर। तो ये इसको क्यू फैक्टर बोला जाए। तो आप इक्वेशन देखिए, ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यू फैक्टर क्या बताता है। क्यू फैक्टर ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है या कितनी एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है। आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, देखा जाए तो वही है ये, और कुछ नहीं है। अब अल्फा डीके में क्या होता है कि क्यू फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव। क्यू फैक्टर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि ये जो मास है ये ज्यादा है और ये जो मास है वो कम है, ठीक है। देखो, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, इनिशियल मास ज्यादा है, क्यू पॉजिटिव आता है अल्फा डीके में। तो इसका मतलब ये हुआ क्यू पॉजिटिव आने का कि मास जो है रिएक्शन में कम हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो मास कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी ये जो रिएक्शन होती है इसमें मास कम होता है और वो जो मास है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी बनती है, मतलब इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, सही है ना? कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिनमें क्यू फैक्टर जो है वो निगेटिव है। कब आएगा क्यू फैक्टर निगेटिव? आप देखें इस इक्वेशन को, जब इनिशियल मास कम होगा फाइनल मास से, तो क्यू फैक्टर निगेटिव कह सकता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं। तो उन रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा? फाइनल मास ज्यादा है। इसका मतलब है कि एनर्जी दी गई होगी, एनर्जी गिवन, और वो जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हुआ होगा। सही, एनर्जी दी गई होगी। तो इसका मतलब वो जो रिएक्शन है उसको हम इंडोथर्मिक बोलेंगे, इंडोथर्मिक, ठीक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यू पॉजिटिव होने का मतलब होता है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्यू नेगेटिव होने का मतलब होता है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है, मतलब क्यू नेगेटिव है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद नहीं हो सकती वो रिएक्शन, एनर्जी देंगे तब होगी ना। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है जिनमें एनर्जी बनती है वो तो आप समझ ही रहे होंगे स्पॉन्टेनियस होती है, वो खुद ब खुद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें तो एनर्जी देने की जरूरत है नहीं। ये एग्जांपल देखते हैं, यूरेनियम, थोरियम, हीलियम, हाइड्रोजन, इन सबका मास दिया हुआ एएमयू में। ए पार्ट क्वेश्चन का है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ दिस। इसका अल्फा डीके जो हमने पढ़ा है उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो हमें बताना है। तो सिंपल सा काम है, जो क्यू वैल्यू है वही निकालना हमें। तो दैट विल बी इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर। तो इनिशियल मास के जब हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ यूरेनियम, और फाइनल मास के जब हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ
हीलियम इंटू सी स्क्वायर। ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आप देखें यहां दी हुई है, हीलियम का मास, यूरेनियम का मास और थोरियम का मास, सब एम्यू में दिया हुआ है। तो उसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं। जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट 0.00456 इतना आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डेल्टा ए डेल्टा एम जो है वो एम्यू में निकाल लेते हैं हम। उसके बाद इसको क्या करते हैं इफेक्टिवली, जैसे हमने बात किया था, इसको हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो एनर्जी आएगी दैट विल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट विल बी आवर आंसर। तो ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट और भी सिंपल है। बी पार्ट में क्या करना है? शो दैट दिस कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट अ फोटोन। शो दैट दिस कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट अ फोटोन। ठीक है, तो यूरेनियम अगर फोटोन इमिट करता है, यूरेनियम अगर फोटोन इमिट करता है तो इक्वेशन कैसे बनेगी देखें आप। तो ये रिएक्शन होगी। आप देखो यूरेनियम टूटा, उसने एक प्रोटॉन बनाया और आप देखो ये वाला एलिमेंट बनेगा जिसके बारे में डेटा दिया हुआ भी है। आप देखें यहां पे यही क्यों बनेगा, इट्स वेरी क्लियर। अब देखो एक प्रोटॉन इमिट हुआ है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या 92 से 91 हो गई। प्रोटॉन इमिट होने से न्यूक्लियॉन एक कम हो गया है, न्यूक्लियॉन एक कम हो गया है, तो न्यूक्लियॉन का नंबर 238 था वो 237 हो गया। सही है। अब आप देखो इनिशियल मास जो है वो तो यूरेनियम का मास है, वो कितना है? दैट इज 238.05079। ये इनिशियल मास है एएमयू में। और ये जो फाइनल मास है, फाइनल मास वो ऑब्वियसली इन दोनों के मास का सम होगा। तो ये प्रोटॉन का मास और ये पीए का मास, इन दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा। तो आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप देखना करके इतना आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप देखो इसका मतलब ये फाइनल मास है, यहां देखो 9 पे आप फोकस करें, 9, और यहां पे इनिशियल मास में यहां 0 है। तो क्लियरली जो फाइनल मास है वो ज्यादा है इस रिएक्शन में। तो फाइनल मास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्यू फैक्टर हम लिखेंगे इस तरीके से, उसमें फाइनल मास क्योंकि ज्यादा है तो क्यू फैक्टर इज निगेटिव। और हमने बात तभी भी की है कि क्यू फैक्टर जब निगेटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यही प्रूव करना था हमें, तो दैट्स डन। सो लेट्स डू दिस वेरी गुड एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियस है एक्स जिसका मास है m, ये रेस्ट पे। ये दूसरा न्यूक्लियस है y, उसका मास m है, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, आता है और इससे कोलाइड करता है, कोलिजन होता है। और जब ये कोलिजन होता है तो हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो जाए, ये रिएक्शन हो जाए। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है और इसका क्यू फैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ y फॉर रिएक्शन टू प्रोसीड, क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमें यह बताना है कि y को कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ आना चाहिए ताकि कोलिजन के बाद ये रिएक्शन हो जाए। सही, तो क्या करेंगे हम? हाउ टू सॉल्व दिस? तो आप देखें ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए इतनी एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए। तो अब ये एनर्जी कहां से सप्लाई हो रही है? वो इस कोलिजन से सप्लाई हो रही है। ये जो कोलिजन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वही एनर्जी इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के काम आएगी। ठीक है, आप समझ लो कॉन्सेप्ट। ये कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, उस काइनेटिक एनर्जी से जिसका लॉस हो गया है उसी से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी कोलिजन में एक मैक्सिमम अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी ही लॉस हो सकती है। मतलब फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट इन अ कोलिजन इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो किसी भी कोलिजन में इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। तो आप देखें म्यू की जगह पे इस केस में क्या लिख सकते हैं? m इंटू एम डिवाइड बाई m प्लस एम। वी रिलेटिव, मान लो y जो है वो वेलोसिटी v के साथ आ रहा है और ये तो रेस्ट पे, तो ये जो v है वही v रिलेटिव है हमारा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा हाफ m/2 v स्क्वायर। ठीक है, आप देखें कि ये जो टर्म है ये क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको लिख सकता हूं हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी का आधा पार्ट ही लूज हो सकता है इन दोनों के कोलिजन में। ये जितने भी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा होगा उसका सिर्फ आधा पार्ट ही इस कोलिजन में लूज हो सकता है, उससे ज्यादा एनर्जी इस कोलिजन में लूज नहीं हो सकती है। ठीक,
अब इस रिएक्शन को कराने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी इतनी एनर्जी का लॉस होना चाहिए यहां पे। तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट कैन बी लॉस्ट। ये जो क्वांटिटी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो 10 से ज्यादा लॉस होगी, तभी तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा ना। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्लियरली दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर। ये एग्जांपल देखो आप, ये एक रिएक्शन है जिसमें X टूट के Y और Z बना रहे हैं। दिस कैन बी अल्फा डीके। अल्फा डीके में ऐसा ही तो होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है, उसी को हमने Z लिख लिया। ऐसा सोच लो, तीनों का मास दिया हुआ है, ठीक है, और इस रिएक्शन का Q फैक्टर दिया हुआ है Q, और ये जो Q फैक्टर है दैट इज पॉजिटिव, ऐसा दिया हुआ है। तो पॉजिटिव देने का मतलब है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे कि X जो है वो पहले रेस्ट पे था, फिर वो टूट के Y और Z बनाता है, ठीक है। तो जब ये टूट के Y और Z बनाएगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। अब समझो मेरी बात को, ये रेस्ट पे था, ये टूट के Y और Z बना रहा है, तो क्योंकि Q फैक्टर पॉजिटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन होने पे वो इन दोनों को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब सपोज करो ये इधर जाता है विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ये किधर जाएगा, ये डेफिनेटली इधर जाएगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि पहले मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, तो अब भी जीरो ही होना चाहिए ऐसी सिचुएशन। तो हमें बताना है कि ये दोनों इधर इधर कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप सपोज कर लो कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ mz है, आई मीन vz है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ vy है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन की लिख लो, जिससे आ जाएगा my vy विल बी इक्वल्स टू mz vz, ठीक है। इसका इधर जितना मोमेंटम, इसका इधर उतना मोमेंटम, जिससे कहा नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंड इक्वेशन आप एनर्जी की बनाओ, तो वो ये आएगी कि हाफ m y vy स्क्वायर प्लस हाफ mz vz स्क्वायर इक्वल्स टू q। तो ये क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू q, दैट इज एनर्जी रिलीज। और देखो इन दो इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल हैं, एक ये एक ये, बाकी मास वगैरह तो क्वेश्चन में दिए हुए थे, q भी क्वेश्चन में दिया था। दो इक्वेशन है दो वेरिएबल, आप इनको सॉल्व करोगे तो विल गेट my एंड mz। तो वैसा करने के बाद फाइनली आपके पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ z इक्वल्स टू q अपॉन 1 प्लस mz अपॉन my, ऐसा आ जाएगा। तो आप समझिए होंगे अगर z की काइनेटिक एनर्जी ऐसे आती है तो y की कितनी आती होगी, q अपॉन 1 प्लस, देखें ये दोनों उल्टा हो जाएगा, my अपॉन mz, सही है। तो कुछ लोग इन फॉर्मूलेस को याद भी कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो इसमें आप याद करें तो ये ध्यान रखें कि जब z की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो आप तो z का मास ऊपर है, y की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो y का मास ऊपर है। और दूसरा ये इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब एक न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में टूटे और x जो पहला वाला न्यूक्लियाई है वो पहले रेस्ट में हो, अगर ये भी मूव कर रहा होता तब ये फॉर्मुला नहीं आता, तब कुछ और आता। तो हमने अल्फा डीके देखा है, अब दूसरे टाइप का डीके देखते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा डीके। बीटा डीके भी दो तरीके के होते हैं, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीटा माइनस डीके क्या होता है। बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन जो है वो टूट के प्रोटॉन बना लेता है, प्रोटॉन, और साथ ही एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा। अगर प्रोटॉन बनाना था तो इलेक्ट्रॉन तो बनाना ही है उसको बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और साथ में एक और पार्टिकल बनता है दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। तो जैसे एक जनरल इक्वेशन क्या होगी बीटा डी की, सपोज कोई सब्सटेंस है x, a और z, तो इस सब्सटेंस के अंदर का आप सोचो, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें से एक न्यूट्रॉन डीके कर जाएगा, खत्म हो जाएगा बेचारा वो, और उसने प्रोटॉन बना लिया। तो अब जब नया सब्सटेंस बनेगा y, उसमें z क्या हो जाएगा, z, एक न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बना चुका है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है तो ये z+1 हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। व्हाट अबाउट a, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम होगा लेकिन प्रोटॉन बढ़ भी तो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल रिमेन सेम, ऐसा कुछ। और प्लस एक इलेक्ट्रॉन तो बन ही रहा है और एक एंटी न्यूट्रिनो।
तो एक जनरल इक्वेशन हो गई बीटा माइनस डीके की। जैसे मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो अल्युमिनियम 2913 ये जब टूटता है बीटा माइनस डीके से तो सिलिकॉन बनता है 940 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ। अब देखें इसमें 13 प्रोटॉन्स थे, 13 प्रोटॉन्स। इसके अंदर का एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ने वाली है, तो अब देखो 14 प्रोटॉन्स हो गए यहां पे। हालांकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स टोटल सेम ही रहेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक न्यूट्रॉन जा रहा है और एक प्रोटॉन आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेंगे, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का पार्टिकल होता है। जैसे फोटोन होता है ना, फोटोन अजीब टाइप का पार्टिकल, वैसे ये भी अजीब टाइप का पार्टिकल होता है। और इसका जो मास होता है ये बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट अभी भी ठीक से पता नहीं है कि इसका मास क्या होता है, बट माना जाता है कि इसका मास बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 0 टाइप्स। इस पर आज भी रिसर्च चल रही है और लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके जो होता है वो सॉर्ट ऑफ इसका अपोजिट होता है। उसमें एक प्रोटॉन जो होता है वो डीके करके न्यूट्रॉन बनाता है, उल्टा। न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन बनाया था, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाता है, और एक और पार्टिकल बनाता है वो ई प्लस। ये जो है इस पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, वो सेम होता है जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइनस का मास होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही इस पॉजिट्रॉन का मास होता है। और इस पे जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, चार्ज होता है इस पे मैग्नीट्यूड वाइज, वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये बेसिकली ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता ही है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक और पार्टिकल यहां पे बनता है दैट इज नोटेड बाय दिस सिंबल, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रॉनियो की कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे इस एंटी न्यूट्रिनो की। तो दिस कॉल्ड बीटा प्लस डीके। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन क्या होगी? सपोज करो हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका बीटा प्लस डीके होता है। तो आप इमेजिन करो इसके अंदर का एक प्रोटोन डीके हो रहा है, डीके होके न्यूट्रॉन बना रहा है, तो प्रोटोन तो कम हो गया, तो जेड क्या होगा? -1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोटोन की संख्या क्या होगी? कम। और व्हाट अबाउट ए सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि एक प्रोटोन कम हो रहा है तो एक न्यूट्रॉन बन भी तो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेंगे, प्लस एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो तो बन ही रहे। ये एक जनरल इक्वेशन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कॉपर जो है उसका बीटा प्लस डीके होता है कई बार। उसमें कॉपर 64 से निकल 64 बनता है, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये एक एग्जांपल है एक्चुअल बीटा प्लस डीके का। तो बीटा डीके के बारे में हमने यहां जो पढ़ा वो बहुत थोड़ा सा है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो जैसे आप बीटा माइनस डीके के बारे में सोचें, जो हम बीटा माइनस के बारे में पढ़ रहे होंगे वो बीटा प्लस के लिए भी वैलिड है। तो सपोज करो कोई एलिमेंट या कोई न्यूक्लियस है एक्स, जिसका बीटा माइनस डीके हो रहा है और वो वाई बना रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ही बना रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एंटी न्यूट्रिनो भी बनता है, बट बहुत पहले साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि रिएक्शन इतनी ही होती है, इस रिएक्शन में सिर्फ वाई बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है, बस इतना ही सोचते थे। ठीक है, और इस रिएक्शन में आप सपोज करो कि कोई क्यू फैक्टर भी होगा, इसमें मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्यू फैक्टर बोल रहे हैं। अब अगर ये एक्स जो है वो पहले रेस्ट पे है, अब ये टूट के वाई और एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो जो ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहां जाएगी? वो इस इलेक्ट्रॉन की और इस वाई की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हम निकाल सकते हैं, ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं और उसने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, वही फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी दैट विल बी क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ वाई, ऐसा कुछ होगा। अब देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होने वाला है कंपेयर टू दिस, ये जो टर्म है ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो ये जो पूरा वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्यू के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू के बराबर होगी ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में वो पूरी की पूरी इस इलेक्ट्रॉन को ही मिल गई है। तो फिर वाई को कितनी एनर्जी मिली? ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब वाई को कुछ ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूजन आ रहा है कि अगर बीटा डीके होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स मीट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यू के बराबर होगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ऐसा नहीं पाया गया, कुछ और मिला। उसमें क्या मिला? कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला। देखें एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस ग्राफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्यू अमाउंट की एनर्जी से निकलने वाले बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी एनर्जी से निकलने वाले, इतनी एनर्जी के साथ निकलने वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं।
क्यू से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ पाया गया। इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यू से कम आ रही थी, और वो भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। ये एक्सपेरिमेंटली आ रहा था, लेकिन थ्योरी के अनुसार तो हर इलेक्ट्रॉन को क्यू अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी से आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। तो साइंटिस्ट सदियों तक, सालों तक परेशान रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मिसमैच क्यों हो रहा है थ्योरी एक्सपेरिमेंट में। उनको पता ही नहीं चल रहा था। बहुत टाइम लग गया, बहुत रिसर्च हुई, तब पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि इस बीटा डीके में एक और पार्टिकल बनता है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। और जो एनर्जी का गैप आ रहा है वो इसके कारण ही आ रहा है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है तो बाकी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये एंटी न्यूट्रिनो ले जा रहा होता है। ये एंटी न्यूट्रिनो बहुत ही अजीब टाइप का पार्टिकल होता है। अभी जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनो है, पता है आपको? ऐसा बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनो, वो दिखाई नहीं देता है। एंटी न्यूट्रिनो लिटरली एक घोस्ट टाइप का पार्टिकल होता है, दिखाई देता है घोस्ट टाइप का। बहुत ही अजीब अजीब प्रॉपर्टीज होती है इसकी। आपके बॉडी को चीर के अभी कितने सारे न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। एक्चुअली अर्थ पे सन से, ये अर्थ है और ये सन, तो सन से बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनोज अर्थ तक आते हैं, बहुत सारे एंटी न्यूट्रिनोज अर्थ तक आते हैं। लेकिन ये जो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो अर्थ पे आते हैं, एक इंच से अर्थ के अंदर घुसते हैं और दूसरे इंच से अर्थ को चीरते हुए निकल भी जाते हैं। एक इंच से अर्थ में घुसते हैं और दूसरे इंच से चीरते हुए निकल भी जाते हैं। तो आपके बॉडी को भी वो चीरते हुए निकल जाते हैं। तो बड़ी अजीब से पार्टिकल होते हैं ना, भूत टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो हमारे बॉडी से रोज हजारों एंटी न्यूट्रिनो गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो पे कोई भी रिसर्च करनी बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसको कैद तो कर नहीं सकते किसी चीज में। ये तो किसी भी चीज में इसको कैद करने की कोशिश करेंगे और ये इसको चीर के निकल जाएगा। इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है एंटी न्यूट्रिनो पे रिसर्च करना। आज भी इस पे रिसर्च चल रही है, कुछ ज्यादा नहीं पता। शुरू में जब एंटी न्यूट्रिनो का पहले पता चला था तो लोग सोचते थे कि इसका मास जो है वो जीरो है। लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि इसका मास जीरो नहीं है, इसका मास बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये आज भी पता नहीं है। ये देखें आप, ये एक न्यूट्रिनो लैबोरेटरी है, न्यूट्रिनो लैबोरेटरी है जापान में। अब देखिए बड़ा अजीब सी लैबोरेटरी है। इस लैबोरेटरी में न्यूट्रिनो पे रिसर्च की जाती है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसी लैबोरेटरीज हैं जिनमें न्यूट्रिनोज पे रिसर्च की जा सके। क्यू फैक्टर इन बीटा डीके। बीटा डीके में क्यू फैक्टर की बात करेंगे। सपोज लोग पहले बीटा माइनस की बात करते हैं। तो ये इक्वेशन है बीटा माइनस डीके की। एक्स नाम का एलिमेंट डीके होकर वाई बना रहा है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का मास तो हमने ऑलमोस्ट मान लो जीरो ले लिया है। तो इस इक्वेशन की क्यू फैक्टर कैसे लिखी जाएगी? अब देखिए दो ऑप्शन दिए जाने, आपको बताना कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है। क्यू फैक्टर हम क्या करते हैं, इनिशियल मास और फाइनल मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए वो काम तो इसमें किया जा रहा है, मतलब ये सही है और ये गलत है, सही ना? अगर आपको ऐसा ही लग रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये गलत है और ये सही है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। लोगों को लगता है कि ये सही है और एक्चुअली में ये क्यू फैक्टर सही है। क्यों ऐसा है थोड़ा समझना इसको डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं तो आपको समझा के ही छोड़ूंगा। सपोज करो ये एक्स है, ये एक्स का एटम है, वो टूट के वाई बना रहा है, वाई, और इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एस्केप कर जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक्स के न्यूक्लियस में सपोज करो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे बट उनको हम नहीं लिख रहे हैं। इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक्स में? जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंपल सी बात है, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, ऐसा कुछ है। अब वाई में क्या होगा? तो हमें तो पता है कि बीटा माइनस डीके में न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें से एक न्यूट्रॉन टूट गया होगा और उसने एडिशनल प्रोटॉन बनाया होगा, जिसके कारण से प्रोटॉन एक ज्यादा होगा, सही है। क्योंकि इसका एक न्यूट्रॉन जो है वो डीके हो गया, डीके होकर उसने एक नया प्रोटॉन बनाया, नया प्रोटॉन बनाया मतलब प्रोटॉन एक से बढ़ गए होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। पहले जेड नंबर में थे, अब कितने नंबर में होंगे? उतने ही होंगे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई रोल ही नहीं होता है। वो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, सही है। तो ये हमारा बीटा माइनस डीके। अब आप ध्यान दें ये वाई नहीं है, वाई नहीं है तो क्या है? अब देखें ये वाई प्लस है। अब देखो इसमें प्रोटॉन्स जेड प्लस 1 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसलिए हम इसको वाई प्लस बोलेंगे, सही है ना? तो एक्चुअली बीटा डीके की ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। मतलब बीटा डीके की एग्जैक्ट इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टूटा और उसने वाई प्लस और इलेक्ट्रॉन बनाया और एंटी न्यूट्रॉन भी बनाया, वाई प्लस बनाया। ये एग्जैक्ट इक्वेशन अगर देखा जाए तो बीटा माइनस की। बट जनरली हम लिखते यही इक्वेशन है हमेशा।
तो ये क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है कि y प्लस बना होगा पहले स्टेप में, फिर हमने इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा किसी तरीके से, और उस इलेक्ट्रॉन देने से, एडिशनल इलेक्ट्रॉन देने से y प्लस जो है वो y में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम यही क्वेश्चन लिख रहे हैं तो टेक्निकली एग्जैक्टली स्पीकिंग इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक बीटा डीके और एक फिर y प्लस को इलेक्ट्रॉन देना। ठीक, तो एग्जैक्ट बीटा माइनस डीके तो ये है। तो अगर हम क्यू फैक्टर लिखेंगे तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट विल बी रिटन एज मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ये होगा इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, ऐसा कुछ। नाउ क्लियरली ये जो टर्म है ये क्या है, मास ऑफ y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी एक्चुअली मास ऑफ y। सो दिस इज आवर क्यू फैक्टर। आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं बोल रहा था यही सही है, यही सही है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं आ रहा है। दिस इज द क्यू फैक्टर फॉर बीटा माइनस डीके। तो ये भाई डीप और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। अगर हम बीटा प्लस की बात करें, अब जैसे ये बीटा प्लस की इक्वेशन है और ये न्यूट्रिनो बन रहा है इसमें जिसका मास हम ऑलमोस्ट जीरो ही ले रहे हैं, तो इस केस में जब क्यू फैक्टर लिखा जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा? सोचिए आप जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यू फैक्टर। तो इसका जो क्यू फैक्टर आता है वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा। दिस इज द क्यू फैक्टर फॉर बीटा प्लस डीके। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये 2 कहां से आ गया, ये 2। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कहां से आया। तो सपोज करो ये बीटा डीके हो रहा है, ये एक्स का न्यूक्लियस है वैसे, ये वाई और एक पॉजिट्रॉन बना जो कि एस्केप कर गया। ठीक है, तो हमें तो पता है कि बीटा प्लस डीके में होता क्या है, बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन जो है वो टूट के न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाता है, और ऑब्वियसली न्यूट्रॉन भी बनाता है। तो अब देखें आप, एक्स में पहले हमने मान लिया कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिटल। अब वाई जब बनेगा बीटा डीके के बाद, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उतने होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई रोल है ही नहीं न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन्स कितने होंगे वाई में, प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो आप देखें एक प्रोटॉन डीके होता है बीटा प्लस में, डीके हो जाता है, वो न्यूट्रॉन बना लेता है। तो इसमें से एक प्रोटॉन डीके हो गया है, वो खत्म हो गया है, तो खत्म हो गया तो कितने प्रोटॉन्स बचेंगे, जेड माइनस वन प्रोटॉन बचे। तो आप ध्यान दें, ये जो बना है वो वाई नहीं है, ये वाई माइनस है, क्योंकि देखो प्रोटॉन जेड माइनस 1 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ज्यादा है इसमें, तो ये वाई माइनस है। तो बीटा प्लस की एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो तो कुछ इस तरीके से लिखी होनी चाहिए, इस तरीके से, बीटा प्लस डीके, ये एग्जैक्ट इक्वेशन। लेकिन जनरली हम लिखेंगे यही हमेशा, लेकिन जब हम ये लिख रहे होते तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले तो ये काम हो रहा होगा बीटा प्लस डीके वाला, फिर हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे होंगे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, जिसके कारण हमारे पास फाइनली वाई बचेगा। तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो अगर हम बीटा प्लस इक्वेशन की क्यू फैक्टर यहां पे लिखेंगे तो दैट विल बी मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे अब कहां जा रहे हैं। तो ये मास ऑफ वाई माइनस को क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये एक और इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो मास ऑफ वाई माइनस मतलब मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। दिस इज क्यू फैक्टर इन अ बीटा प्लस डीके। ये 2 आता है यहाँ पे। दिस अगेन अ वेरी डीप पॉइंट, और किसी भी एग्जाम में कभी ये पूछा जाता है तो वेरी वेरी फ्यू पीपल विल एबल टू आंसर दिस। तो हमने अल्फा डीके देखा, बीटा डीके देखा, नाउ टाइम टू सी गामा डीके। देखो गामा डीके में कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन के जंप होने से होता है। देखिए सपोज करो ये एक एटम है और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स है इलेक्ट्रॉन के। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जब उसकी एनर्जी कम होती है तो वो एक फोटोन रिलीज करता है, और जो फोटोन वो रिलीज करता है उसकी एनर्जी एच न्यू जो है वो एनर्जी गैप के बराबर होती है। सही। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब होता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है, उनको हम एनर्जी स्टेट से बोलते हैं, और कई बार उनको ऐसे एनर्जी डायग्राम से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अगर आपको याद हो तो ऐसे एनर्जी डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स का, जिसे इसको बोलते हैं n=1, इसको बोलते हैं n=2, n=3, n=4, इस टाइप से। तो हम बोलते हैं कि यार जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती है तो वो फोटोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं उनकी भी कहानी कुछ इस तरीके की ही होती है। इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे मैं बना रहा हूं यहां पे कुछ इस टाइप से,
ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड न्यूक्लियस। सही। हाँ, आप सोच रहे हो कि एनर्जी लेवल कैसे आया यहां पे न्यूक्लियस के लिए, तो वो हम नहीं देख पाएंगे इस कोर्स में, बट जिस तरह इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वैसे न्यूक्लियस के भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। हाँ, एक डिफरेंस जरूर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, वो जनरली छोटा होता है, वो स्मॉल होता है। लेकिन न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं कंपेयर टू दिस एनर्जी गैप। अब कोई न्यूक्लियन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उस न्यूक्लियन की एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है तो वो एक फोटोन इमिट करता है, सच दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्टेट्स। तो ये जो फिनोमेना है जो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है दैट इज कॉल्ड गामा डीके। तो आप देख सकते हो गामा डीके बड़ा सिंपल है और ये बाकी अल्फा और बीटा डीके से थोड़ा अलग भी है। इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स अपना एनर्जी लेवल चेंज कर रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसी को गामा डीके बोलते हैं। इसको गामा डीके क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है एक्चुअली। देखो जो फोटोन निकल रहा होगा उसके लिए ये इक्वेशन होगी, तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी विल बी डेल्टा ई अपॉन एच। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे डेल्टा ई जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो अगर डेल्टा ई बहुत बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहां जो फोटोन्स निकलते हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के निकलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रे के रेंज में आती है, गामा रेज के रेंज में आती है। मतलब शायद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज जो होते हैं वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहां पे जो फोटोन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और वो बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए वो गामा रे के रेंज में आता है, तो इससे गामा रेज निकलती है फाइनली, तो इसीलिए इसको गामा डीके बोला जाता है। ठीक है, तो गामा डीके की जनरल इक्वेशन कई बार इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से। अब देखिए, नोटिस करें कि गामा डीके में एलिमेंट चेंज नहीं होता है, एलिमेंट चेंज नहीं होता है, कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे में डीके नहीं हो रहा है, बस न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहे हैं। तो एक्स एस्ट्रिप लिखने का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में, उससे एक्स बनता है जिसमें न्यूक्लियॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। सही। और एक और मेजर जो डिफरेंस गामा डीके और बाकी डीके में है वो तो आप समझ ही रहे हैं, दैट इज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन मतलब शायद आपको पता हो क्या मतलब होता है ट्रांसम्यूटेशन का। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ एलिमेंट, चेंज ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। तो जैसे आप अल्फा डीके को देखें या बीटा डीके को देखें, अब उनकी स्लाइड्स में वापस जाएं तो आपको दिखेगा कि अल्फा और बीटा डीके में एलिमेंट चेंज हो रहे थे, तो अल्फा और बीटा डीके में ट्रांसम्यूटेशन हो रहा था। लेकिन आप गामा डीके में देखें, इसमें तो कोई एलिमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है, बस न्यूक्लियॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहे हैं, तो गामा में ट्रांसम्यूटेशन नहीं होता। दिस इज डिफरेंस बिटवीन गामा डीके एंड द रेस्ट ऑफ द डीकेस। अब हम फोर्थ टाइप का डीके पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिव डीके, जिसका नाम होता है के कैप्चर। ये बहुत ही फनी टाइप का डीके होता है। जैसे देखें, ये एक एटम है, ठीक है, तो इस एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, ये उसका के शेल है, इस के शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये के शेल जनरली छोटा होता है, कुछ एलिमेंट्स में खासकर थोड़ा ज्यादा छोटा हो सकता है। तो क्या होता है कि कई बार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाता है, या फिर ऐसा बोले कि ये जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, और फिर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना देते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड के कैप्चर, इसको बोलते हैं के कैप्चर, मतलब के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर कर लिया गया। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, मान लो आपके पास एक्स था, ठीक है, तो इससे वाई बनेगा बेसिकली, वाई। तो जेड क्या होगा, जेड कम हो जाएगा, जेड -1, क्योंकि आप देखो प्रोटॉन जो था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जेड कम हो गया। लेकिन ए उतना ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो प्रोटॉन कम हुआ लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो ए विल रिमेन एज इट इज। तो दिस इज के कैप्चर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।